देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है। एक लाइन का स्लोप मान लीजिए m1 है, एक का स्लोप मान लीजिए m2 है। अब देखो होगा क्या, एक्चुअली लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल होंगे। एक एंगल ये होगा जो इसके बराबर होगा, मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और एक एंगल ये होगा, मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना। तो वैसे तो देखो दो लाइंस के बीच में चार एंगल हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, है ना। तो कुल मिला के लाइंस के बीच में दो एंगल हो गए, ध्यान देना, है ना, लाइंस के बीच में दो एंगल हो गए, ठीक है। अब देखो थीटा जो है ये 90 से छोटा है ना, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, और अल्फा 90 से बड़ा है, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो लाइंस के बीच में दो एंगल होंगे, एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब देखो क्या होता है, थीटा प्लस अल्फा का सम 180 डिग्री होगा, ये भी कन्फर्म है। देखो थीटा अल्फा, देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐड कर दें तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया बोलो, 180 डिग्री। देखो ध्यान दो, अगर हमें टेन थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा मतलब एक्यूट एंगल। देखो इस फार्मूले से फ़ायदा ये होगा कि हमें जो थीटा मिलेगा वो हमेशा एक्यूट एंगल होगा, ध्यान दो, क्योंकि देखो हमने पूरे में मॉड लगाकर टेन की वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। इस फार्मूले से जो आपको एंगल मिलेगा वो हमेशा 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, है ना। इस फार्मूले से जो आपको एंगल मिलेगा वो हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा, ध्यान देना, है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने मॉड लगाकर वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। टेन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एंगल अपने आप ही 90 छोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान दो, जैसे है ना लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल होंगे, ध्यान देना, एक एक्यूट एंगल होगा और एक हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे हम बहुत सी जगह पर वेक्टर पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स वगैरह हम वेक्टर पढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और देखो दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ध्यान देना दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा एक ही एंगल होगा, दो एंगल नहीं होंगे। जैसे मान लो अगर हम इसको पीछे बढ़ा दें तो इस एंगल को हम वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं कहेंगे। लाइंस के बीच में दो एंगल पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर्स के बीच में एक ही एंगल होगा, इस बात को ध्यान रखना। वेक्टर में एंगल हमेशा डायरेक्शन से देखते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे करके है ए, है ना, और मान लो दूसरा वेक्टर बी है ऐसे, और मान लो ये एंगल है 45, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, ये एंगल है। दो क्यों, ऐसे मान लो इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर काट रहे हैं, है ना, तो इस पॉइंट से एक वेक्टर दूर जा रहा है, एक करीब आ रहा है, तो ये एंगल सही नहीं। हम क्या करें, देखो बी को आगे बढ़ाएं ऐसे करके, देखो ये भी बी होगा, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 135 डिग्री। ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल माना जाएगा। मतलब वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा इस तरह से लेते हैं कि दो वेक्टर जहां पर काटें उससे दोनों वेक्टर दूर जाने चाहिए, तो हम उसी एंगल को वेक्टर्स के बीच का एंगल मानेंगे, ध्यान देना। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि वेक्टर के बीच में दो एंगल हैं, एक 45 एक 135, नहीं, हम कहेंगे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 135 डिग्री। 45 डिग्री दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं माना जाएगा, ध्यान दो। जैसे लाइंस में दोनों ही एंगल सही हैं, थीटा भी सही है, अल्फा भी। जैसे मान लो ये दो लाइंस होते हैं ऐसे करके, और एक एंगल होता 45 डिग्री, है ना, तो दूसरा ये हो जाता 135 डिग्री। तो ये भी सही है और ये भी सही, दोनों एंगल सही है लाइंस के, क्योंकि लाइंस के पास डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन होता है, तो एंगल्स निकालते समय डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे मान लो दोनों वेक्टर इस पॉइंट पर काट रहे हैं, तो इससे दोनों वेक्टर दूर जाएंगे, तो वो जो एंगल होगा वो हम वेक्टर के बीच का एंगल मानेंगे, ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पर 135 सही है, 45 डिग्री सही नहीं है, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और लाइंस के बीच के एंगल को निकालने का ये फार्मूला। देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे अगर मान लो हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल, देखो मान लो हम ये कहें
कि देखो ये दो लाइंस हैं, ये लाइंस कैसी बोलो, पैरेलल लाइंस। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस कैसी हैं बोलो, पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। मान लो हमने एक लाइन ये ली और दूसरी लाइन देखो इसी के ऊपर ले ली, ऐसे करके, है ना, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक ले ली। तो ध्यान देना, ऐसी लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर दोनों लाइंस कैसी हो गई बोलो, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। मतलब अगर दोनों लाइंस एक के ऊपर एक है तो इसका मतलब ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और ऐसे केस में भी थीटा हमेशा क्या होता है बोलो, 0 होता है, ध्यान दो, ठीक है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तब भी थीटा 0, अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तब भी थीटा 0। देखो अगर हम थीटा को 0 यहाँ रख दें तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0। ये सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, बचेगा m1 माइनस m2 बराबर 0, मतलब m1 बराबर m2। तो ध्यान देना, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं तो दोनों ही केसेस में उनके स्लोप आपस में बराबर होंगे। क्योंकि देखो अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो tan 0 0 हो जाएगा, ये सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, m1 माइनस m2 बराबर 0। तो m1 इक्वल टू m2। तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखो एक बात और ध्यान दो, अगर मान लो हम लाइंस को परपेंडिकुलर कर दें, जैसे मान लिया मैंने दो लाइंस ऐसे ले ली इस तरह से। अब देखो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। ये कैसी ही बोलो, परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, ठीक है। ये देखो परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, यहाँ पर थीटा क्या हो गया, 90। अब देखो अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ 90 रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ 90 पुट कर दी, मतलब लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। थीटा 90 का मतलब लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन। देखो ध्यान दो, tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। इसको याद रखना है, ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। m1 m2 मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। m1 m2 क्या है, m1 m2 दोनों लाइंस के स्लोप हैं, है ना। m1 m2 क्या है बोलो, दोनों लाइंस के स्लोप। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू m2 होगा, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा, ध्यान दो, है ना। क्योंकि tan 90 होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तभी पूरा टर्म अनडिफाइंड बनेगा। तो मतलब 1 प्लस m1 इंटू m2 को 0 कर दिया, तो यहाँ से देखो m1 इंटू m2 कितना आ गया, -1। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 कितना होगा बोलो, -1, ठीक है। लिखो ध्यान से इसको।